हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस होते क्या है, डायमेंशन क्वांटिटी होती क्या है। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब क्या है कि हम जो बेस क्वांटिटी मतलब क्या है यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी उसकी पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे जो हमारे पास में जो रिप्रेजेंटेशन आती है वो क्या आती है, जिसको हम डिराइव्ड यूनिट पढ़ा था ना हमने, किससे बनती है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसी से क्या बनती है, डिराइव्ड यूनिट बनती है। यह और अच्छे से समझ में आ जाएगा हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब। मतलब क्या है कि हम जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी यूज़ करते हैं उसकी जो पावर में जो रिप्रेजेंट करेंगे वो होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। और इसको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं इसको। और जो मैकेनिक्स है उसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी वो MLT, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स बता रखी हैं, ये जो पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। मास को M से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को कैपिटल L से, टाइम को T से, करंट को A से, टेम्परेचर को K से, लुमिनियस इंटेंसिटी को CD, कंडेला होता है ये, क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या हो जाएगा, मोल से। मतलब इन्हीं सब में हम जितने भी डायमेंशन हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो मैकेनिक्स की जो बात की जाए तो मैकेनिक्स मास, लेंथ और टाइम इन तीनों में ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैकेनिक्स के जितने भी सारे फॉर्मूले बनेंगे वो इन तीनों में ही बनते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको ये डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे हमने वॉल्यूम, स्पीड का भी करेंगे हम आगे। वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अब देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेथ को भी हम लेंथ बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस ही है ये भी। हाइट को भी क्या बोल सकते हैं हम, ये भी डिस्टेंस है, इसको भी लेंथ बोल सकते हैं। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ इंटू में लेंथ इंटू में लेंथ लिख सकते हैं ना, ऐसे लेंथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, L³ हो गया। अब डायमेंशन जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, मास, लेंथ और टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे इसको। मास तो इसके अंदर है ही नहीं, तो M कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, लेंथ कितनी है, इसकी पावर कितनी है 3, और टाइम कितना है यहाँ पे नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0। ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी। ये देखो, ये मास, लेंथ और टाइम, लेंथ क्या है यहाँ पे बेस क्वांटिटी है ना, इसकी पावर में ही हमने रिप्रेजेंट किया है। और जो ये फॉर्मूला बना है हमारे पास में, ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट भी बोल सकते हैं हम इसको। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। सप्लीमेंट्री यूनिट कितने टाइप की पढ़ी थी हमने, 2 टाइप की पढ़ी थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। और ये 7 टाइप की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये याद रखनी, इन्हीं में हम जितने भी डायमेंशन बनेंगे हमारे 11th के 12th के, या फिर आगे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो वहाँ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जितने भी फॉर्मूले बनते हैं हमारे वो इन सभी इन 7 यूनिट से ही बनेंगे। जो फंडामेंटल यूनिट है इन्हीं में डिराइव करेंगे हम उनको। अब देखते हैं कुछ एक फॉर्मूले हैं वो कैलकुलेट करते हैं आज। सबसे पहला है हमारा एरिया। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो ना तो आप अच्छे से डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हो उसका। जैसे एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्या है, ये तो लेंथ है ही, ब्रेथ को भी हम लेंथ लिख सकते हैं ना, तो L इंटू एल क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, मास, लेंथ और टाइम में करेंगे। मास की कितनी हो जाएगी 0, लेंथ की कितनी हो जाएगी, कितना है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, टाइम का कितना हो जाएगा 0। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं हम। यूनिट देखो, मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम, किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, करंट को ये आगे पढ़ेंगे हम, करंट को एम्पियर में करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने वॉल्यूम पढ़ा था, इसके जो SI यूनिट बनेगी वो क्या हो जाएगी, SI यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ पे मास तो है ही नहीं इसके अंदर, टाइम भी नहीं है, कितना है यहाँ पे लेंथ है, और लेंथ को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में, तो इसकी क्या आ जाएगी, मीटर³ क्या आ जाएगी, इसकी SI यूनिट हो जाएगी। ऐसे ही एरिया की SI यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर।
आगे इतना समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मतलब दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, लेकिन है दोनों ही क्या? लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ लिख सकते हैं हम। टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे टी की पावर 1 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? -1। तो कितना बन गई ये? एल टी -1। रिप्रेजेंटेशन कैसे आ जाएगी? m0, एल कितना है यहाँ पे? 1 है, और टी कितना है? -1। ये बन गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। मास तो है ही नहीं इसके अंदर, लेंथ है, इसकी पावर 1 है, तो 1 यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कितना है? टाइम है। टाइम की यूनिट कितनी हो जाएगी? सेकंड। लेकिन यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? -1। ये लिखनी जरूरी है, ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी। मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम? m से। और वेलोसिटी का आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब लिख लो इसको, मास को m से इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम अपॉन में है, ये लिख दिया हमने। अब इसको और सोल्व करते हैं आगे। m की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। l की पावर कितनी है? 1 है। t यहाँ पे 1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? -1। तो t -1। ये बन गया मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। और इसकी यूनिट देखते हैं अब। मास कितना है? मास की यूनिट क्या आ जाएगी? किलोग्राम। लेंथ की मीटर, और टाइम की सेकंड। लेकिन ऊपर पावर कितनी है? -1, तो ये क्या बन जाएगा? पर सेकंड। आगे समझ में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आगे है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलेरेशन। मास को m से लिखा, और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मास लिख लिया हमने। अभी वेलोसिटी का हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे अलग से बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितना था? टाइम, यानी L/T था। तो इंटू में L/T, और एक टाइम और है यहाँ पे, ये बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे t का कितना हो जाएगा? स्क्वायर, और ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? t², यानी m1 L1, और t की पावर कितनी आ जाएगी? -2। ये बन गया किसका? फोर्स का। जो मेन फॉर्मूले है ना, जैसे फोर्स, वर्क, ये आपने याद रखने हैं। ये आगे हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, जैसे अभी आगे हम फोर्स का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे इसको। अब इसकी यूनिट देखते हैं हम यहाँ से। इसकी यूनिट क्या बनती है? मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, और टाइम की कितनी हो जाएगी? सेकंड, और ऊपर कितना है? स्क्वायर। इसकी यूनिट ये इस फॉर्मूले से बनी है, लेकिन जो फोर्स है इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? न्यूटन। अगर कहीं पे ऑप्शन में आपसे पूछ ली जाए कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, ये दोनों दे रखे हो, दोनों ऑप्शन में हो, तो आपको ये वाला टिक करना है, क्योंकि ये इसकी एसआई यूनिट है, इसको इसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम। अगर ये वाला नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू में टाइम। मैं फोर्स का यहाँ पे लिख देती हूँ, m1 L1 t -2। ये कैलकुलेट किया था अभी हमने। इम्पल्स क्या है? फोर्स इंटू में टाइम। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन, और इंटू क्या आ जाएगा? टाइम। मास का कितना होता है? m। एक्सेलरेशन कितना होता है? LT -2, और इंटू में टाइम t। यहाँ से इसको लिखेंगे हम, कितना आ जाएगा? m1 L1 t -2 यहाँ पे, और इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो कितना आ जाएगा? t -1। ये बन गया। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम यहाँ से। इस फॉर्मूले से जब डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? फोर्स का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फोर्स का कितना होता है? m1 L1 t -2, और इंटू में क्या है? टाइम। तो यही आ जाएगा सेम। दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपको जो भी ईजी लगे आप उससे कीजिए। अब यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। इसकी एसआई यूनिट यहाँ से नहीं कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला कितना है? फोर्स इंटू टाइम है ना। फोर्स की कितनी बताई थी अभी? न्यूटन। और टाइम की कितनी होती है? सेकंड। तो जो इसकी एसआई यूनिट है वो कितनी हो जाएगी? न्यूटन सेकंड। अब नेक्स्ट है वर्क एनर्जी। जो भी वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ना, और जो एनर्जी का है, उन दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जितनी भी ओल्ड टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे हम आगे,
उन सभी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो हम वर्क का कैलकुलेट करेंगे यही रहेगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा सेम रहेगा। अब देखते हैं क्या आएगा इसका। वर्क का क्या है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। जैसे फोर्स का ये बताया था ना, मास इनटू एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं हम इसकी जगह पे, या फिर डायरेक्ट फोर्स का ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम। फोर्स का कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको। आपको जो भी तरीका ईजी लगे आप उससे कर लेना। m1 l1 t-2 ये फोर्स का पुट कर दिया, और इनटू में डिस्टेंस को मतलब लेंथ, यहाँ पे कितना आ जाएगा l, और लिख देंगे हम यहाँ पे। जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा m1, और डिस्टेंस जो लेंथ है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी l² t-2। ये हो जाएगा वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। और जो वर्क की जो SI यूनिट है वो कितनी होती है, जूल। जो SI यूनिट है वो क्या हो जाएगी वर्क की, वर्क और एनर्जी इनकी SI यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी। अब नेक्स्ट है पावर का फॉर्मूला कितना है, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क का यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इनटू में डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। फोर्स का कितना होता है m1 l1 t-2 इनटू में डिस्टेंस l अपॉन में टाइम का कितना आ जाएगा t। करो इसको सोल्व, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे वर्क का जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था ना हमने, यहाँ पे रखेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। अब यहाँ पे ये वर्क का बन गया ना, m1 l2 t-2 अपॉन में t है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, t की पावर -1। सोल्व करो इसको, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1 है, कितना हो जाएगा m1 l2 t-3। ये बन गया पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। और पावर की जो यूनिट है, SI यूनिट है, वो किस में लेते हैं, वाट में लेते हैं। अब आगे प्रेशर और स्ट्रेस। जो प्रेशर और स्ट्रेस है दोनों का डायमेंशन, दोनों का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सेम होता है। फॉर्मूला सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमने कैलकुलेट किया था, कितना था m1 l1 t-2, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करेंगे m1 l1 t-2 अपॉन एरिया भी हमने कैलकुलेट किया था, क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, l² लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा m1 l1 t-2, l² ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा l-2। m1 यहाँ पे l1 है और यहाँ पे -2 है, तो कितना बच जाएगा हमारे पास में l-1 और t-2। ये आ जाएगा प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला। अब यहाँ से इसकी यूनिट निकालेंगे, जो SI यूनिट है वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फोर्स का कितना होता है, कितनी होती है फोर्स की यूनिट, न्यूटन, और एरिया की कितनी होती है, मीटर², तो न्यूटन पर मीटर² इसकी क्या हो जाएगी, SI यूनिट आ जाएगी। या फिर हम इसकी प्रेशर की जो SI यूनिट है वो क्या बता सकते हैं हम, पास्कल बता सकते हैं। अगर फिर से वही है ना ऑप्शन में, अगर ये दोनों दिए हुए तो आपको पास्कल पे क्लिक करना है, और अगर ये नहीं दे रखा तो न्यूटन पर मीटर² करना है आपने। इसके बाद में है नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये फॉर्मूला आपको 2-3 जगह पे अलग अलग दिया मिलेगा। ऐसे भी दे सकते हैं हम कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, या फिर चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ मतलब, मैं थोड़ा समझा देती हूँ। ये हमारे पास में एक इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, इसको हमने खींच के बढ़ा दिया। इसकी लेंथ पहले l थी, अब खींच के बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी ना, तो मतलब ये चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या रखनी है, ओरिजिनल लेंथ। ये भी क्या है, लेंथ है, और ये अपॉन में ओरिजिनल क्या है, यहाँ पे ये भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, कितना आ गया 1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना रहेगा, mlt। ना तो इसमें मास है, ना लेंथ और ना टाइम, तो क्या हो जाएगा m0 l0 t0। अगर यहाँ पे कोई डायमेंशन ही नहीं बना है तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, नो यूनिट। ये याद रखना है आपने, आगे काम आएगा कि जो स्ट्रेन है उसका ना तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है और ना ही यूनिट होती। नेक्स्ट है टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का कितना था, डायरेक्ट पुट कर दूं m1 l1 t-2 इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं हम, लेंथ ही हमारे पास में ये भी, तो ये कितना आ जाएगा m1 l, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना आ जाएगा l2 और t-2। ये आ गई टॉर्क यूनिट। और
सॉरी टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, और टॉर्क की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी यहाँ से, न्यूटन मीटर। फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की कितनी आ जाएगी, मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान से करना है। देखो मैंने बताया था आपको ग्रेविटेशनल जो फोर्स करवाया था उसके अंदर मैंने ऐसे बोला था ये फॉर्मूला एक बार पढ़ लो, आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। तो आज ये फॉर्मूला हम डिटेल में करते हैं। ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने फोर्स ये पढ़ा था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r²। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ये जी था यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, इस जी को हमने यहीं पे रख लिया। ये बाकी जो टर्म है ये इसको हम इधर ले आए। फोर्स इनटू में क्या बन गया, r² डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू में क्या बन गया, डिस्टेंस का स्क्वायर, अपॉन में मास इनटू मास है, तो ये हमने मास इनटू मास लिख दिया, मतलब m1 और m2 लिख दिया। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फोर्स का कितना होता है, डायरेक्ट कर दूँ, m1 L1 T-2, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, मास फर्स्ट बॉडी का मास इनटू में सेकंड बॉडी का मास। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो कितना बन जाएगा ये m1 L3 T-2, और यहाँ पे m इंटू m² ऊपर आके कितना हो जाएगा m⁻²। इसको सॉल्व करेंगे, कितना बन जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, तो m-1 L³ T-2। ये हो जाएगा इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। और इसकी यूनिट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, अपॉन में मास इंटू मास है, फर्स्ट का भी किलोग्राम सेकंड का भी किलोग्राम, कितना बन जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। ये है इसकी यूनिट जो इसके अंदर हमने पुट की थी ना, जो ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू थी उसके अंदर पुट की थी हमने 6.67 इंटू 10⁻⁻12। उसके अंदर हमने आगे ये वाली यूनिट लिखी थी। अब समझ में आ गई ना ये कहाँ से ली है हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, ये वाला स्ट्रेस का और ये वाला स्ट्रेन का था। स्ट्रेस का कितना था, m1 L-1 T-2, ये तो स्ट्रेस का हो गया। और स्ट्रेन का कितना था, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा m1 L-1 T-2। ये बन जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ से जो इसकी यूनिट थी, स्ट्रेस की यूनिट कितनी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट भी कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद में है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला कितना है, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को आपको करवाया गया था, कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को क्या लिखा था हमने, L³ लिख सकते हैं ना, तो ऊपर जाएगा ये कितना बन जाएगा m1 और L-3। टाइम इसके अंदर है ही नहीं, तो ये यहाँ पे 0। ये अगर ये बिना 0 के अगर ऐसे लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। अगर आपने ये ऐसे लिख दिया m1 L-3 और t ऐसे लिख के छोड़ दिया ना तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, t की पावर कितनी है, 1 है। तो अगर यहाँ पे अगर टाइम नहीं गिवन है तो यहाँ पे क्या लगाना है आपने, 0 लगाना है, फिर ये आपका सही हो जाएगा। डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से लिखेंगे, मास की कितनी है, किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो यहाँ पे बन जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लास्ट है आज का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। मतलब जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो जितनी 1 सेकेंड में कंप्लीट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर है ना ऊपर, तो अब कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कंप्लीट होती हैं, यानी 1 अपॉन में टी। टाइम पीरियड को किससे डिनोट करेंगे हम, टी से। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। अपॉन में टी है, टी का कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m0 L0 T-1। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला। और इसकी जो यूनिट है वो किस में लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज में लेते हैं, या फिर हम फ्रीक्वेंसी की पर सेकंड भी बोल सकते हैं यूनिट। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में देखें तो क्या बनती है, पर सेकंड, और जो इसके ऐसा यूनिट है वो क्या लेते हैं, हम हर्ट्ज। ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला किया था ये, और जो ये बाकी 14 फॉर्मूले हैं ये सारे मिला के हमने आज 15 फॉर्मूले किए हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट में।
नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही ध्यान से करना है, बस आपको ये वाले फॉर्मूले अगर याद हो ना तो आप ये डायमेंशन फॉर्मूले इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में 11th की बुक है तो 11th की बुक या फिर उसके अंदर कोई भी फॉर्मूला है तो आप उसको लगाइए और उससे उसका डायमेंशन कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, बस थोड़े ध्यान से करना है। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।